रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गई शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है। आपको बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 21 सितंबर को राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था। वहीं अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को रद्द करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से यह कहा गया कि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को इस तरह की नीति बनाने का अधिकार है और कई राज्यों में ऐसी नीति पहले से ही लागू है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि नियुक्ति में यदि अभ्यर्थियों की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है तो नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दी गई चुनौती की बड़ी बातें क्या कुछ हैं। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार नियोजन नीति पर फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुकी है। नियोजन नीति पर फैसले के खिलाफ यह याचिका सरकार की तरफ से डाली गई है। नियोजित शिक्षकों पर फैसले का विरोध किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची का राज्य सरकार ने इसमें हवाला दिया है। राज्यपाल को नियम बनाने का विशेषाधिकार है। स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए नीति बनाई जाती है। कई राज्यों में इस तरह के नियोजित नीति जो है वो पहले से ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी इसमें हवाला दिया गया, उसका जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को रद्द की थी नियोजन नीति और स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित 13 जिलों में नौकरी जो है उस पर सीधा इसका असर। नियोजन नीति पर फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर जेएमएम ने यह कहा है कि पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा राज्य के लोगों को उठाना पड़ रहा है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं कांग्रेस ने नियोजन नीति की त्रुटियों को दूर करने में सरकार को जुटने का दावा किया कि सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि इनकी त्रुटियों को दूर किया जा सके। इधर बीजेपी ने सरकार पर 9 महीने में काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पक्ष रखने की नसीहत दी। 24 जिलों में उसी जिले के निवासी को नौकरी मिलनी चाहिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, परंतु इस सरकार की मंशा कुछ और थी। 11 जिलों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल से लोग आकर यहाँ नियोजित हो गए। तो हमारी जो इच्छा थी, अब 13 जिलों की अलग स्थिति थी। जिनको नौकरियां मिली उनकी नौकरियां भी जाने के कगार पर हैं, तो उनकी नौकरियां बचें, ये मंशा है राज्य सरकार की, हेमंत सोरेन जी की, और उसी के लिए इस हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का निर्णय सरकार ने लिया है। नियोजन नीति में जो इस तरह की त्रुटियां रह गई है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी छात्र छात्रा हैं, वो रोजगार से महरूम ना हो। ये शिक्षक जो बहाल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका आजीविका पर ये सरकार चोट करना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को जाकर और केस को अच्छी तरह से लड़नी चाहिए, ताकि नियोजन नीति के तहत जो हमारे शिक्षक बहाल हुए हैं उनका अधिकार की रक्षा हो सके। राज्य में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बरियातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हेरोइन, मॉर्फिन, गांजा और वेट मशीन बरामद की गई है। वहीं लाइटर, मोबाइल फोन और साथ ही साथ स्कूटी को भी जब्त किया गया। जब्त मादक पदार्थों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बरियातू पहाड़ी के पास नशे के कारोबार की सूचना मिलने के बाद पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान गिरोह का जो सरगना था वो भागने में सफल रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 735 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान 967 लोग संक्रमित हुए और संक्रमित होने के बाद वो ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के अभी 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। 8 और कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ अब कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 729 तक 29 तक पहुंच चुकी है। झारखंड कोरोना अपडेट दे रहे हैं राज्य संवाददाता उपेंद्र कुमार।
घंटे में राज्य में कोरोना से 8 और मौतें हुई हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 729 हो गई है। अगर बात करें कि कल किन किन जिलों में कोरोना से मौत हुई है तो धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, पलामू में 1 और रांची में 3 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हुई है। वहीं इस दरमियान 736 कोरोना के नए संक्रमित पूरे राज्य में मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,400 हो गई है। अगर बात करें कि इस दरमियान कितने रोगी ठीक हुए हैं तो अच्छा एक आंकड़ा है, 967 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर गए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 73,428 हो गई है। लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में अभी भी पॉजिटिव केस हैं, यानी कि एक्टिव केस हैं। बात करें तो अभी राज्य में 11,243 एक्टिव केस हैं, यानी कि कोरोना के वैसे मरीज जिनका अलग अलग कोरोना सेंटर में इलाज चल रहा है उनकी संख्या भी 11,000 से ज्यादा है। जबकि चिंता की बात यह है कि अभी भी राज्य में जो मरीज का डबलिंग रेट है वो 43.11 दिन का है, यानी कि जो राष्ट्रीय 48 दिन में दुगना हो रहा है मरीज, वो अपने राज्य में 43 दिन में दुगना मरीज हो रहे हैं। जबकि अभी भी कोरोना का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय रेट से ज्यादा है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। विधानसभा की 2 सीटों जिनमें दुमका और बेरमो की बात करें तो यहां पर उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस उपचुनाव में अपने परचम को लहराने के लिए रणनीति बनानी जरूर शुरू कर दी है। दुमका सीट से मुख्यमंत्री के भाई के टक्कर में बीजेपी का कौन सा नेता टिकेगा, इस पर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव सरकार और विपक्ष दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें दुमका का दंगल सबसे अहम माना जा रहा है। जेएमएम में दुमका सीट पर परिवार का कब्जा बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी ने दुमका को अपनी झोली में लाने की रणनीति पर मंथन किया और उन संभावित नामों पर चर्चा की जो दुमका के दंगल में बसंत पर भारी पड़ने वाले हैं। बीजेपी इसे परिवारवाद बनाम कार्यकर्ताओं की लड़ाई बता रही है। उनके पास जो कुछ है वो उनके परिवार के ही चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता के दृष्टि से हमारे पास उसकी लंबी श्रृंखला है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, जैसे हम लोगों ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेंगे और ये विश्वास है। बेरमो सीट पर कांग्रेस को प्रत्याशी देना है, जिसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश बीजेपी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक में शामिल हुए। दोनों सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई और नामों के चयन के लिए दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री को अधिकृत कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे उसके लिए काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। उसके कई पहलू हैं, उन पहलुओं की चर्चा चुनाव समिति में हम करते हैं। बीजेपी का दावा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका में जेएमएम का किला ढह चुका है और पिछले 9 महीने की हेमंत सरकार से जनता नाराज है, तो एक बार फिर बीजेपी का साथ देकर सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में है। राज्य सरकार के क्रियाकलाप से लोगों में जो नाराजगी है उसको वोट में कन्वर्ट कराना ये हमारी जिम्मेवारी है। बीजेपी को दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर आजसू का समर्थन हासिल है। ऐसे में बीजेपी को राह आसान दिख रही है, लेकिन दोनों सीटों पर सत्ताधारी दलों का कब्जा रहा है। अब देखना है दुमका में बसंत सोरेन के टक्कर में बीजेपी किसके नाम पर ताल ठोकती है और बेरमो में किस पर बाजी लगाती है। प्रकाश, न्यूज 18 रांची। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोडरमा पहुंची सांसद अन्नपूर्णा देवी ने यह दावा किया कि दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। दोनों सीटों को टर्निंग पॉइंट बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के बाद झारखंड सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वाले दिन में जो विधानसभा उपचुनाव है, ये दोनों उपचुनाव दुमका और बेरमो ये दोनों हम जीतेंगे और यहीं से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। आज इस सरकार से लगभग 9 महीने बन गए, पूरी तरह से लोग त्रस्त हैं।
लोग परेशान हैं और आज फिर पूर्ववर्ती सरकार को लोग याद कर रहे हैं कि उस सरकार में जो कार्य हुए हैं उस चीज़ को जनता भूल नहीं पा रही है। इसलिए ये चुनाव टर्निंग पॉइंट है और इस उपचुनाव के बाद इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। और बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पर सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सैलून संचालक निरंजन को जब गोली लगी थी तो गोली लगने के बाद आधे घंटे तक ये शख्स भटकता रहा। जो बड़ी खबर है वो ये कि गोड्डा में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। आपके सामने वो तस्वीरें जो सचमुच अपने आप में सवाल खड़े करती हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्योंकि इस शख्स को गोली लगी और ये आधे घंटे तक सड़क पर यूं ही घूमता रहा। गोली लगने के बाद आधे घंटे तक ये भटक रहा था मदद के लिए। घायल निरंजन के सड़क पर भटकने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और जानकारी के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सामने से बम भी पटका गया, मैं सामने से आ रहा था अभी। मारने वाला कहाँ गया? और अजीत कुमार सिंह सहयोगी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गोड्डा से फोन लाइन पर जुड़ गया। अजीत, ये अपने आप में एक और बड़ी लापरवाही। एक तरीके से आप पहले अपराधी को पकड़ नहीं पाते, अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये शख्स जिसे गोली लगी थी वो आधे घंटे तक सड़क पर घूमता रहा, लेकिन ना तो एम्बुलेंस पहुंची और ना ही किसी ने इसे अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत उठाई। जी बिल्कुल विभा, ये एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, क्योंकि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि लगातार हम लोगों ने 108 को कॉल किया और इवन की सिविल सर्जन को भी इस मामले पर 10 बार लगभग कॉल किया गया, मगर उन्होंने कॉल पिक करने से मुनासिब नहीं समझा और जिसकी वजह से वो आधे घंटे तक निरंजन उस घायल अवस्था में गोले लगने की स्थिति में वो भटकता रहा मदद के लिए। हालांकि कुछ देर तक तो लोगों को समझ में भी नहीं आया, भय के कारण लोग वहां सटने से भी परहेज कर रहे थे, मगर धीरे धीरे जब स्थिति नॉर्मल हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आधे घंटे के बाद एक बाइक सवार ने हिम्मत दिखाई और बाइक पर ले जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया विभाग, लेकिन तब तक इतना खून उसका निकल गया था कि हाथ से बेकाबू हो चुका था निरंजन, तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी विभाग। तो ये सरासर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की महज आधे किलोमीटर मान के चले 1 किलोमीटर की दूरी होगी जहां से एम्बुलेंस को आना था। इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी एम्बुलेंस को वहां भेजा जा सकता था तत्कालिक, मगर ये भी जहमत उन्होंने नहीं उठाया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिसकर्मी भी एक नजर आ रहा है, तो उस वक्त क्या पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे? उनकी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया गया उस समय? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी नहीं, बिल्कुल वो पुलिसकर्मी भी उस शख्स को घायल अवस्था में देखता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये तो पुलिसकर्मी भी उस घेरे में आते हैं कि उनकी भी लापरवाही रही, वो भी पहल कर सकते थे इस मामले में, या तो वो प्रबंध करते उनको ले जाने के लिए निरंजन को, या फिर पुलिस महकमे को ही सूचित किया जाता। लेकिन ये दोनों तरफ से ये लापरवाही देखने को इस वायरल वीडियो के माध्यम से विवाद नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर के साथ लापरवाही की इंतहा देखिए कि उस तस्वीर में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है, लेकिन वो भी कन्नी काटता हुआ। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कारोबार में एक के बाद एक निवेशों की झड़ी लग गई है। सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड GIC और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म TPG कैपिटल ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में $1 अरब निवेश करने जा रही है। GIC 55.12 अरब रुपए निवेश करेगी और इसके बदले उसे RRVL में 1.22% हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरी ओर TPG 18.38 अरब रुपए निवेश करेगी और इसके बदले में कंपनी को RRVL में 0.41% हिस्सेदारी मिलेगी। इन सौदों के लिए RRVL की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। TPG का रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में 4,546.8 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की थी।